रिवीजन पार्ट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के 25 क्वेश्चंस के पीडीएफ लाता रहूँगा और आप लोग के प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस को डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, कोयल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में साम्पू है। इसे असम में दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल देश में जमुना के नाम से बहती है। यह भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, करीबन 2900 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सैंगपो नाम से जानते हैं लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से आपको बताना है कि ध्वनि जो है सबसे तेज गति किसमें करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस तरह से ध्वनि की जो गति होती है ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह के अरेंज ऑर्डर में आप लोग याद रख सकते हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। इस तरह से सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम, फिर गैस में उससे भी कम। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्रम में याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, संसद या राज्यसभा? इसका उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन या उत्साधन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्यसभा ने 1963 में इस शक्ति का प्रयोग कर 3 अखिल भारतीय सेवा की पहल की थी, लेकिन संसद ने केवल भारतीय वन सेवा को ही मूर्त रूप दे सका। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS और IFS वन सेवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 106। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात की जाए तो सोडियम जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 22.989 और परमाणु संख्या की बात की जाए सोडियम की तो वो 11 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार या ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्यों? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार का अंश है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंध है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 21 में दैहिक और एवं प्राण की स्वतंत्रता की परिभाषा विस्तृत है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 ईस्वी के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। उनके मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बनाए गए थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। वस्तु का संवेग वस्तु में निहित गति की
गति की मात्रा है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर अगर कहा जाए तो द्रव्यमान गुने वेग होता है और p बराबर mv होता है। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सूर्य एक तारा है। भारत के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होता है। तारों में हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन 1.5% तथा लोहा और अन्य भारी तत्व 0.5% पाया जाता है। नियॉन का आप लोग क्लियर कर लीजिएगा 1.5%, ठीक है। तारों के ऊर्जा का स्रोत संलयन क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान 16.8 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखा गया है। वर्ग 15 के तत्व प्रतिरूपी तत्व अथवा सामान्य तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन का अणु द्विपरमाणविक एवं अध्रुवीय होता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से परमाणु का आयतन सबसे कम किस में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, He, हीलियम। हीलियम परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। हीलियम का संकेत He है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तथा परमाणु द्रव्यमान 4.003 है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। द्रव हीलियम का उपयोगी निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निष्क्रिय विलयन का pH मान क्या होता है? 5, 7, 6 या 4? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। निष्क्रिय विलयन का pH मान 7 होता है। pH का मान 7 वाला विलयन उदासीन होते हैं। pH का मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। pH का मान 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। लार का pH मान 6.5 होता है। नींबू का pH मान 2.2 होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान गुने त्वरण, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, त्वरण कर लीजिएगा, का क्या होगा? वेग, दाब, बल या उत्क्षेप? इसका आंसर होगा द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर बल होता है। आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं किसको अलग करती हैं? इसका उत्तर होगा अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया। मोसले ने 1913 ईस्वी में महत्वपूर्ण शोध किया कि आवर्त सारणी का आधार परमाणु संख्या होना चाहिए। परमाणु संख्या को तत्व का आधारभूत गुण प्रमाणित किया। मेडलिफ ने तत्व के परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं इसी तरह के 25 क्वेश्चन लाता रहूँगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी तरह लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और देखते रहिए रिवीजन टाइम। तो ये प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई है न्यूटन, पास्कल, डाइन या जूल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दाब का एसआई इकाई पास्कल है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है एवं विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो इसका उत्तर होगा कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से गुजरती है।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 महीने लगते हैं। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 9 महीने का वक्त लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन से ऐसे सम्राट ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सम्राट शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। शेरशाह ने स्वयं का मकबरा सासाराम में बनाया। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण शेरशाह ने करवाया। कूना एक किला, पुरानी किला दिल्ली में जो शेरशाह ने बनवाया। शेरशाह पटना शहर की स्थापना भी किया था। ऑकलैंड एक ब्रिटिशर था जिसने जीटी रोड को मरम्मत करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का कार्य करती है। विशेष रूप से आर्थिक संबंध में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डबल लेंस या अवतल दर्पण? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। यदि किसी दर्पण को फोकस लंबाई +15 है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बाय 2। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट। बर्जेलियस ने 1835 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्प्रेरक की पुष्टि की। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी उपस्थिति मात्रा से किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति बढ़ जाती है, परंतु ऐसे पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक एवं प्रेरित उत्प्रेरक। उत्प्रेरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। निकेल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। लोह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि से बनाने में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। लू एक प्रकार की क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उष्म लहर। लू एक प्रकार की उष्म लहर है। गर्मी के माह में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। सीमुक अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम है। शामल इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सुनामी समुद्री भूकंप को कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। टोर्नेडो, हरिकेन्स और टाइफून चक्रवात का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काल से ही सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्माण, चिकित्सा या बैंकिंग या अध्यापन? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग। प्राचीन काल से ही सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग है। ये सभी व्यवसायी समूह वित्तीय लेन देन में सहयोग करते थे। आज भी 30 से 35% ग्रामीण ऋण साहूकार, महाजन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। व्यावसायिक संघ का प्राचीन काल में ही श्रेणी कहा जाता था।
श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठी या ज्येष्ठ कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी प्रथा 1574 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। ये सैनिक और असैनिक दोनों कार्यों से जुड़ा था। मनसब शब्द का अर्थ होता है, अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है पदनाम होता है। मनसब के अंतर्गत जात और सवार आता था। मनसबदारी प्रथा मंगोल के दशमलव प्रणाली जो सभा में लागू किया था उस पर आधारित है। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तरह नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमरकोट। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट राज्य कश्मीर में अवस्थित क्षेत्र है। अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो मैंने पिछले पार्ट 5 के लिए पूछा था आप लोगों के लिए। जो पार्ट 6 में पूछा गया प्रश्न था, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए योगा सूत्र। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि का योग सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर 196 भारतीय सूत्र का संग्रह है। ऋषि पतंजलि द्वारा योग सूत्रों को 400 सी से पहले संकलित किया गया था, जिन्होंने पुरानी परंपराओं से योग के बारे में ज्ञान का संश्लेषण और आयोजन किया था। पतंजलि का योग सूत्र मध्ययुगीन युग के अंदर अधिकतम अनुवादित प्राचीन भारतीय पाठ्य सामग्री थी, जिसका 40 भारतीय भाषाओं और गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्राचीन जवानी और अरबी पाठ 12वीं से 19वीं शताब्दी तक 700 वर्षों के सापेक्ष अस्पष्टता में बट गया और 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद के प्रयासों के कारण वापसी की। और आपके लिए ये प्रश्न है कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या प्रतिफलन? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन पार्ट 8 में। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।